प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन शुरू करने जा रही है। देखो, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट प्रोसेस होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो आज हमें इंटीग्रेशन के बारे में पहले डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, डिफरेंशिएशन का मैंने एक बार आपको मीनिंग बताया था। डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये डिफरेंशिएशन की आपको डेफिनेशन बताई थी। और इंटीग्रेशन लिखने का क्या होता है? और लिखते ऐसे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है एस जैसा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक फंक्शन होगा एफ एक्स और उसके आगे क्या लिख देंगे? डी एक्स। यानी डी एक्स का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो? सॉरी, एफ एक्स का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो? डी एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के। और यहाँ पे डी वाई का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? डी एक्स के, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी को छोटा करते जा रहे हो आप। डी वाई का मीनिंग क्या? बहुत छोटा चेंज करते जाओगे और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मीनिंग होता है, या इंटीग्रेट का मीनिंग होता है कि किसी भी छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ के एक बड़ी क्वांटिटी बना देना। छोटी छोटी क्वांटिटी को जोड़ के बड़ी क्वांटिटी बना देना, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में वो देखो। जब भी कोई डिजिट होता है, यदि आप उसका क्या करना चाहते हो? सम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? सम। तो सम तीन तरीके की क्वांटिटी आपके सामने आती है भाई। सम करते टाइम कितनी क्वांटिटी आएगी आपके सामने? तीन तरीके की। कौन कौन सी? देखो, पहले तो है स्मॉल टर्म्स। कैसी टर्म्स है? स्मॉल टर्म्स। फिर है लार्ज टर्म्स, और फिर है इनफाइनाइट और एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज, या तो इनफाइनाइट होगी या फिर एक्सट्रीमली लार्ज। इनफाइनाइट हो ये जरूरी नहीं, इनफाइनाइट जैसी टर्म होगी, लगेगा आपको जैसे ये इनफाइनाइट टर्म, अपने आप ही फील हो जाएगा आपको कि ये कैसी टर्म है? इनफाइनाइट टर्म है। देखो, स्मॉल टर्म में क्या हो सकता है? जैसे मान लो एग्जांपल देखो, आप मान लो कि आपको देखो करना क्या? सम कितनी क्वांटिटी का? स्मॉल क्वांटिटी का या स्मॉल टर्म्स का, फिर लार्ज टर्म्स का, और फिर एक्स्ट्रा लार्ज या फिर इनफाइनाइट टर्म्स का। तो सबसे पहले देखो स्मॉल टर्म्स का। जैसे आ गया 2 प्लस 100 प्लस 57 प्लस 61 प्लस 80। अब इसका सम आप आराम से कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 102 159 100 250 और 300। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 300 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 102 159 और ये हो जाएगा 160 220 और 80 300 हो जाएगा। अब देखो, तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने देखो एग्जांपल नीचे लिखता हूं मैं। इसमें किया क्या आपने? डायरेक्ट क्या किया आपने? प्लस किया है। क्या किया है? प्लस। क्या कर दिया आपने? प्लस कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। लास्ट टर्म आ जाए तो जैसे एग्जांपल है, जैसे आपको बोला जाए +3 प्लस डॉट 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 प्लस 400, इन सभी को ऐड कीजिए। अब ये छोटी टर्म भी नहीं है और बड़ी टर्म भी नहीं है। कैसे? छोटी तो इसलिए नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी चलती जाएगी, छोटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि कम से कम आपको इतना तो पता है कि जोड़ना तो 400 तक ही है, 400 से ज्यादा तो नहीं जाना। तो लेकिन ये इसके अंदर टर्म ज्यादा हो गई, लार्ज टर्म हो गई, लेकिन इनफाइनाइट जैसे नहीं हुए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2
इंटू में ए प्लस एल। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी 400 अपॉन में 2। ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट 1 प्लस और एल क्या लास्ट, लास्ट कितनी है 400। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला हमें नहीं आता अभी बता देंगे, एक बार सिर्फ एग्जांपल बताओ ना। इनके एक्स्ट्रा जो जैसे बाइनोमियल थ्योरम और रियल है, छोटे छोटे टर्म अभी और बचे हुए हैं, वो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद में आपको एक क्लास लेके उसमें सारी ये बता दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, समेशन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, समेशन। क्या करते हैं इसका, समेशन। समेशन, समेशन का साइन ये होता है, ठीक है। थोड़ी सी लास्ट टर्म आ जाएगी, प्लस की बजाय क्या, कौन सा नियम यूज करोगे, समेशन का। समेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ये एम जैसा, ये किसके जैसा है, एम जैसा है, ठीक है ना। ये समेशन का साइन है। इसका कुछ रूल होता है, पढ़ेंगे अभी क्या रूल होता है। यानी स्मॉल टर्म आए या डायरेक्ट करोगे, लास्ट टर्म आए तो समेशन करोगे। समेशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं, समेशन के क्या होते हैं कुछ है, जैसे ये एक फॉर्मूला है, इसमें आपने क्या कर दिया, एक साथ ऐड कर दिया और एक ऐसा फॉर्मूला सीख लिया आपने। इस फॉर्मूले में आपको 1 2 3 4 5 ऐसे सबको एक एक ऐड करने की जरूरी नहीं पड़ेगी, तो आसान हो गया काम। ये भी आसान था, इससे ज्यादा ये आसान हो गया। अब मान लो कि क्या आ जाए आपके पास, इनफाइनाइट या एक्सट्रीमली लार्ज टर्म आ जाए। एक्सट्रीमली लार्ज टर्म कैसे आ जाए, कैसे पता लगेगा कि इस सिचुएशन में आप ये दोनों प्रोसेस काम में नहीं ले सकते, यानी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इंटीग्रेशन में आप इस होता है, देखो इस तरीके के सम को आपने क्या नाम दिया, प्लस, इस तरीके के सम को समेशन, और इस तरीके के सम को क्या बोलोगे आप, इंटीग्रेशन बोलोगे। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, एक टाइप से किसी क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका होता है। सिंपल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए या सिंपल टर्म्स को के लिए प्लस, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी आ गई तो क्या करोगे, समेशन, ठीक है। और यदि थोड़ी इनफाइनाइट जैसी क्वांटिटी आ गई, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, इंटीग्रेशन। अब ये दिक्कत आनी शुरू कब हुई, यानी जो मैथमेटिशियन था उनके सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिससे उनको लगे कि इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नाम का कोई एक कंसेप्ट लेकर आना पड़ेगा। देखो बात ये थी कि मान लो कि कुछ मैथमेटिशियन एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे। किसका फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे, एरिया का। एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर रहे थे, और एरिया में क्या देखा उन्होंने, जैसे एरिया फाइंड करना है किसी भी क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी कितने, किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करना था, तो उनको फिगर दो टाइप की दिखी। कितने टाइप की दिखी, दो टाइप की। एक तो रेगुलर फिगर, कैसी, रेगुलर, और एक कैसी दिखी, इर्रेगुलर, और इर्रेगुलर। रेगुलर में भी दो टाइप की दिखी, एक तो सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। ये दो टाइप की फिगर देखने को मिली, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जैसे सिमेट्रिक कौन सी होगी, जैसे पहला एग्जांपल देखो आप, जैसे स्क्वायर, ये स्क्वायर है, सिमेट्रिक है। दूसरा मान लो सर्कल, ये क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हो जाएंगे, इसे निकाला जा सकता है इनका एरिया, ठीक है ना। एसिमेट्रिक में जैसे मान लो सिमेट्री नहीं बन रही है तो रेगुलर, लेकिन सिमेट्री नहीं बन रही है। रेगुलर में जैसे मान लो आपके सामने एक ऐसी फिगर आ गई इस तरीके से, अब ये फिगर आपको रेगुलर तो दिख रही है। रेगुलर का मीनिंग होता है कि इररेगुलर से नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी आ गई, ठीक है ना कोई डिफाइनाइट शेप है। कैसी शेप है, डिफाइनाइट शेप। डिफाइनाइट शेप में देखो आप, इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि पहले वाला ये जो पार्ट दिख रहा है ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, एक नंबर पे किसका एरिया निकाल लो का। और ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। आप क्या कर लो, इस रेक्टेंगल का
फॉर्मूला फाइंड लो, एरिया फाइंड लो। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड के एरिया को ऐड कर दो, इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसा ट्राइंगल है 90 राइट एंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ हाइट क्या हो जाएगा इनटू में विड्थ। तो इनका अलग अलग एरिया निकाल के आप जोड़ सकते हो। इसमें डायरेक्ट एरिया निकलेगा, इसमें अलग अलग करके एरिया फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इर्रेगुलर शेप का मीनिंग ये हुआ कि ऐसे कोई एक शेप आ गई इस तरीके से, कुछ भी शेप आ गई लो, ठीक है। मान लो कि इस तरह की कोई एक ऐसी जिगजैग शेप आ गई, बताओ इसका एरिया क्या होगा। जैसे मान लो कि ग्राफ में इसका शेप बना दिया जाए, मान लो इस तरीके कोई एक शेप आ गई, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इर्रेगुलर सी शेप आ गई। अब इसका एरिया निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए गए, और लास्ट में जो एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मेथड निकल के आया, उसका नाम क्या निकल के आया, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बाद में मैथमेटिक्स के अंदर मान लो रिवॉल्यूशन ही आ गया। अचानक से क्या हो गई, बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो गई, और टेक्नोलॉजी में भी, साइंस के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट होने लग गया, क्योंकि बहुत से फॉर्मूले क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया, वो फॉर्मूले अच्छे से सोल्व किए जाने लगे, ठीक है। अब इसको सीखेंगे, यानी ये तो नॉर्मल सी बात हुई, किसी भी फिगर, रेगुलर फिगर का, और उसमें भी सिमेट्रिक फिगर का एरिया निकालना, एसिमेट्रिक का एरिया निकालना, ये तो आसान चीज होती है। लेकिन यदि इर्रेगुलर शेप का एरिया निकालना पड़ जाए, तो फिर कौन सा तरीका आप यूज करोगे, देखो। और उसी से किस कंसेप्ट का जन्म हुआ, इंटीग्रेशन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, इंटीग्रेशन का। मान लो कि आपके पास क्या है कि ये ग्राफ, और इस ग्राफ में सॉरी एक प्लेन है कार्टेशियन, और इसमें ये एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है, देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, इस तरीके से किसका होगा, अरे दोनों साइड होता नहीं है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैराबोला का। और मान लो ये क्या है आपका इक्वेशन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक इक्वेशन। किसका इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। मैं ये बोल दूं कि इसके नीचे अंडर में जो एरिया है, इसके अंडर का जो एरिया है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, बताओ उसका एरिया कितना होगा, इसका कितना होगा, ये बताओ। अब इसमें भी दो बातें हैं, कितने बातें हैं, दो बातें। एक मैंने ये कहा कि जीरो से शुरू, ओरिजिन से शुरू हो जाओ, जो ग्राफ बनता जा रहा है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ग्राफ के डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके बीच में ये एरिया जो बढ़ता जा रहा है, ये बताओ एरिया कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये एरिया फिक्स निकाला जा सकता है क्या, ये ग्राफ तो ऐसे आगे से आगे, ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे चलता ही जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, तो एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा। बताओ क्या इसका एरिया आप कभी फिक्स निकाल सकते हो क्या। आपने इसका एरिया यहां तक निकाल दिया तो थोड़ा सा ग्राफ और बढ़ जाएगा, फिर और आगे निकल जाएगा। आपने चलो यहां तक निकाल दिया तो ग्राफ और आगे बढ़ जाएगा, फिर और निकल जाएगा। मान लो आपने यहां तक निकाल दिया तो ग्राफ क्या रुकने का नाम थोड़ी ले रहा है, ग्राफ तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, ये फिर एरिया निकालोगे। ऐसे करते करते आपका कभी भी एंड नहीं आएगा। मान लो आपने बहुत इनफाइनाइट तक इस ग्राफ को लेके चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर तक चले गए, मान लो ऐसा इनफाइनाइट तक चले। इनफाइनाइट का मीनिंग भी कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, चलते ही जा रहे हो, लास्ट तक चले गए और इसका एरिया निकाल दिया। मान लो आपने 1,00,000 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी ऐसे मान लो XYZ निकाल दिया। क्या अब भी आप श्योरिटी से बोल सकते हो क्या इसका एरिया कंप्लीट आ गया, अब ये आगे आएगा ही नहीं? तब भी नहीं बोल सकते आप। चाहे आप पूरे यूनिवर्स में इसको ले जाओ, ग्राफ को चलता जाएगा और एरिया निकाल देना, फिर भी ये कुछ ना कुछ फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका कोई ना कोई एरिया तो निकाल दोगे, लेकिन प्लस में एक अनसर्टेनिटी बच जाती है। क्या बच जाती है? अनसर्टेनिटी। क्यों बच जाती है अनसर्टेनिटी? क्योंकि इसका एरिया आपने निकालना था वो निकाल दिया, इसके बाद में कुछ पार्ट इसका फिर भी रह जाएगा और उस पार्ट को आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपने एक काम कर दिया कि इसको क्या लगा दिया, प्लस में सी। सी का मीनिंग ऐसे एक कांस्टेंट है, जस्ट क्या है कि कांस्टेंट। मान लो कि आपने इसका एरिया निकाल दिया 1,00,000 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, निकाल दिया। अब ये ना एरिया आपने सोचा कि ये तो फिक्स आ गया, नहीं आया। अब इसके प्लस में क्या लगा दो, सी लगा दो। सी का मीनिंग कुछ ना कुछ और आएगा ही आएगा, नहीं पता क्या आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। और नहीं पता जब आ जाए तो उसके लिए आपने एक छोटा सा प्लस लगा के लिख दिया कि मैंने निकाला वो तो ठीक है, उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा बच गया वो सी में समेट दिया आपने, ठीक है।
आया समझ में? और मान लो कि मैंने लिमिट लगा दी कि आपको x है ना वो 0 से लेके और 10 मीटर तक ही चलना है। कितने मीटर तक चलना है? 10 मीटर। उसके बीच का जो एरिया ना वो निकालो। तो एक बात बताओ, ये x का 10 मीटर आ गया, क्या इसके बाद में ये ग्राफ कितना भी बढ़ता रहे, क्या उसका यूज करेंगे? क्या नहीं करेंगे। ये ग्राफ 10 मीटर तक यहां तक आएगा बस। इसके बाद में ग्राफ कितना ही बढ़े हमें कोई लेना देना नहीं है। कारण क्योंकि इसने फिक्स पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि मुझे तो एरिया बस 10 मीटर तक जो डिस्टेंस है ना एक्स में, बस वहीं तक निकालना, उसके आगे काम नहीं करना। तब जो ये जो प्लस का सी है ये लगाने की जरूरी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन किसका करते हो आप? इंटीग्रेशन एक ऐसी इररेगुलर सी शेप है। देखो ये शेप आपको नहीं पता कि ये स्क्वायर की है, रेक्टेंगल की है, क्यूब की है, किसी का नहीं पता। इसलिए ये एक अलग से कोई कर्व होते हैं। इस तरीके के कोई कर्व आ गया आपके सामने तो उसके अंडर का एरिया आप स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसा एरिया निकाल के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसमें भी दो सिचुएशन बनती है। यदि आपको बोल दिया कि इसके अंडर का एरिया बताओ, तब तो देखो प्लस में सी आएगा, क्योंकि अंडर का एरिया कहां तक बताएं, चलता ही जाएगा, तो प्लस में सी लगा दिया। और यदि आपको बोल दिया नहीं मुझे तो यहां से लेके बस 10 मीटर तक का ही बताओ, तो प्लस में सी लगाने की आपको जरूरी नहीं है। प्लस में सी लगाने की आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटीग्रेशन कितने टाइप का हो जाएगा? इंटीग्रेशन दो टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का? दो टाइप का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा डिफाइनाइट, एक हो जाएगा इनडिफाइनाइट। एक डिफाइनाइट और एक इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट, इंटीग्रेशन एंड इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? इनडिफाइनाइट के बारे में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इनडिफाइनाइट के बारे में। फिर उसके बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफाइनाइट के। और जनरली आपने फिजिक्स में कौन सा काम में आता है? डिफाइनाइट वाला काम में आता है। कौन सा काम में आता है? डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट सीखेंगे और फिर उसके बाद में कौन सा फाइंड करेंगे? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन फाइंड में करेंगे। ठीक है, देखो भाई, इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना है? मान लो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जनरेट ही क्यों? हमें क्या निकालना था? एरिया निकालना था। क्या निकाल? एरिया। अब मान लो कि ये y इक्वल्स टू किसका फॉर्मूला है? किसका कर्व है? एक्स स्क्वायर का। अब यदि इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का मीनिंग भी इसका एरिया निकालना है। इस ग्राफ के नीचे और एक्स से ऊपर इस साइड में जो भी चलता जा रहा है उसका एरिया निकालना है। और उसी एरिया को निकालना ही क्या है? एरिया कैसे निकलता है? अरे छोटे छोटे, जैसे आपने इस स्क्वायर का एरिया निकाला, मान लो ये 4 मीटर क्या है? लंबा है इस साइड, और 4 मीटर क्या है? चौड़ा। तो इसका एरिया निकालने का मीनिंग क्या है? कि इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा इसका? 4 इंटू 4 यानी 16 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है 16 का? मीनिंग क्या है कि 1 इंटू 1 के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये है एरिया निकालने। एरिया का मीनिंग होता है कि किसी भी रूम का एरिया निकाल रहे हो कि मान लो 20 फीट लंबा रूम है और 25 फीट चौड़ा है। रूम है 20 फीट, कितनी है? 20 फीट है। ठीक है, और चौड़ा कितना? मान लो 10 फीट। कितना है? 10 फीट। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10, रेक्टेंगल हो गया ना? कितना हो गया? 200 हो गया। इस 200 का मीनिंग क्या है? यदि मैं इसमें 1 बाई 1, 1 इंटू 1 की टाइल बिछाना शुरू करूं तो कितनी टाइल बिछ जाएंगी? 200। एरिया का एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है। ठीक है ना? भी एरिया का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं इसमें 1 बाई 1 यानी 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी यदि एक टाइल इसमें लगाऊं तो मुझे कितनी टाइल लगानी पड़ेगी? 20 तो ऐसे लगानी पड़ेंगे, 10 ऐसे। 20 इंटू 10 यानी 200 टाइल लगानी पड़ेंगी। यही एरिया है। तो ऐसे इसमें कि मुझे यदि इसमें 1 की टाइल लगानी है तो कितनी टाइल लगा सकता हूं? मान लो कि मुझे इतना एरिया निकालना है। अब देखो 1 बाई 1 की एक टाइल ये लग गई, एक ये लग गई, एक ये लग गई, एक ये लग गई, ऐसे टाइल लगाता जा रहा हूं। यहां तक आते आते तो टाइल लगी। इसके बाद में देखो ये टाइल तो बाहर निकल जाएगी, यानी टाइल को कुछ कट करना पड़ेगा। अब 1 बाई 1 की टाइल तो बची नहीं ना। इसका एरिया कितना हो गया? 1 इंटू 1 यानी 1। इसका एरिया 1 इंटू 1 यानी 1। इसका 1, इसका 1, ऐसे 1 1 होगा। इसका कितना? 1 1 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया। अब देखो 8 9 10 11, अब 11 तक तो यहां निकल जाएगा, फिर 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 19 टाइल तो ऐसी थी जो 1 मीटर की थी, लेकिन उसके बाद में ये जो टाइल बनाओगे ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया ऐसे निकालो, इस टाइल के 4 टुकड़े और कर लो। इस छोटे वाली टाइल तो अंदर रह गई ना, ये वाली टाइल, इसका दोबारा ये जो टाइल ये आधी रहेगी, इसकी फिर छोटी छोटी टाइल बना दो। फिर इसको क्या कर लो, आप पे जूम कर लो। तो जूम करोगे तो ये क्या जूम किया जाए तो टाइल तो नहीं है, लेकिन जूम करके इसको बड़ा कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, एक छोटी स्टाइल, इसके आधे आधे टुकड़े कर लो। ये एरिया आप निकाल लो, ये एरिया निकाल लो। ये यदि छोटा रह गया, मान लो कि ये टुकड़ा टूट रहा है, तो इसकी फिर 4 टुकड़े कर लो। ऐसे करते कितने करते जाओगे? मुझे एक बात बताओ, ऐसे आप छोटे छोटे टुकड़े करते जाओगे, क्या ये तरीका ठीक रहेगा? इनफाइनाइट तक नहीं चला जाएगा क्या? जैसे मान लो आप इसका एरिया निकाल रहे हो, इस टाइल का एरिया। अब ये टाइल जैसे की बजाय कैसी दिख रही है आपको? ट्राइंगल जैसी दिख रही है ना। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? एक काम करो, उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे जा रहा है, क्या सीधा जा रहा है? क्या सीधा नहीं जा रहा? सीधा नहीं जा रहा तो इसका मीनिंग ये जो एरिया बनेगा ना, ये वाला, ये रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये शेप तो ऐसी होगी, ऐसे तिरछी। अब तिरछी है, ट्राइंगल थोड़ी, ट्राइंगल तो सीधा होता है। ये ट्राइंगल नहीं बना, तो फिर एक काम करो, इसका छोटा सा टुकड़ा वापिस ये छोटा सा ट्राइंगल जैसा बनेगा, उसको फिर जूम करो, फिर ये ऐसा बन जाएगा। ये कब तक चलता जाएगा? चलता ही जाएगा। बहुत ज्यादा टर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, तो ये बहुत एक बोरिंग सा तरीका हो जाएगा। छोटी छोटी टाइल्स निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो तरीका यदि आप यूज करोगे तो इसका एरिया विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में आ जाएगा, और उसी का नाम क्या हो जाएगा एक्चुअल में देखा जाए तो? इंटीग्रेशन हो जाए। वो तरीका क्या है? वो तरीका हम पढ़ेंगे कल। आज मैंने आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट सिखा दिया कि इंटीग्रेशन वर्ड आया ही क्यों। ये इस तरीके का एरिया आपको यदि निकालना पड़ जाए, अब ये टाइल तो कंप्लीट है, इसका निकल गया, यहाँ पे टाइल कंप्लीट यहां जाके बनेगी, तो इसका मीनिंग आपको इतना टाइल का तो ये तो एरिया निकालना ही नहीं है, इतनी टाइल का निकालना है। इतने टाइल के लिए आप क्या करो कि इसका छोटा सा स्क्वायर जैसा एरिया तो फाइंड कर लो। अब देखो एक छोटा सा तिरछा सा एरिया और बच गया, इसमें एक छोटा स्क्वायर बना लो, इसका एरिया निकाल लो, फिर एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा बचेगा। तो इस तरीके से छोटे 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 ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल स्क्वायर करते जाओगे, और उन सभी को ऐड करना ही अपने आप में एरिया निकालना है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब इसको सीखेंगे कल की क्लास में कि इसको शॉर्टली कैसे किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेशन बना कैसे। इंटीग्रेशन बनने के बाद में उसके फॉर्मूले सीखेंगे, और फिजिक्स में फिर कैसे रूल अप्लाई होंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।